प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और समझा था कि किस प्रकार उत्तर और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का प्रसार किया। अब अगला जो टॉपिक है वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था और उसका राज्य और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अलाउद्दीन की गिनती जो है मध्यकालीन भारत के महान शासकों में की जाती है और दिल्ली के सुल्तानों में वह निसंदेह सबसे महान था। वह एक योग्य सेनानायक होने के साथ साथ कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसने शासन के क्षेत्र में विभिन्न नई पद्धतियां और योजनाएं प्रारंभ की जो उसकी प्रशासकीय प्रतिभा का परिचायक है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब हम ये देखते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली थी क्या। तो इस प्रणाली के अंतर्गत अलाउद्दीन ने प्राय सभी वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित कर दिया था। दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के भाव साधारण बाजार की दर से कम निश्चित कर दिए गए थे। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार कायम किए थे। प्रोफेसर सतीश चंद्र कहते हैं कि बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए वे उसके समकालीनों की दृष्टि में दुनिया के महान अचंभों में से एक थे। चित्तौड़ के अभियान से लौटने के बाद अनेक आदेश जारी करके अलाउद्दीन ने अनाज, शक्कर और भोजन पकाने के तेल से लेकर एक सुई तक और कीमती आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों और गुलाम लड़कों और लड़कियों तक सभी वस्तु के दाम तय करने की कोशिश की। इस प्रकार यानी 1303 ईस्वी के लगभग अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई। अब हम ये बात करेंगे कि बाजार व्यवस्था को लागू करने या मूल्य नियंत्रण को लागू करने का उद्देश्य क्या था। तो अलाउद्दीन के इन आर्थिक सुधारों के पीछे जो उद्देश्य निहित थे उसके बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है, अलग अलग मत उसके लिए कहा जाते हैं। समकालीन इतिहासकार अलाउद्दीन के अनुसार समकालीन साहित्यकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना बताता है। अपने ग्रंथ खजाइनुल फतूह में अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की उसने प्रशंसा की है, जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि लोगों के आर्थिक कल्याण की देखभाल करना शासक का कर्तव्य था। अतः गरीब लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाने के लिए ये आर्थिक सुधार लागू किए गए। जबकि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इन प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य आम जनता की मदद के बजाय एक विशाल सेना की व्यवस्था करना था। तो हम बात करेंगे पहले मत के बारे में। तो ये माना जाता है कि अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बहुत बड़ी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। उस सेना का खर्च बहुत अधिक था। अतः इतिहासकार बर्नी लिखता है कि सुल्तान ने ये व्यवस्था विशाल सेना के खर्च की समस्या को सुलझाने के लिए लागू की थी। इसके ये जो व्यवस्था थी इसमें सेना का जो खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में भी कमी की, परंतु चूंकि उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उसकी दरें कम कर दी। और इसी संदर्भ में डॉक्टर के.एस. लाल कहते हैं कि यह गणित की एक साधारण गणना और एक साधारण आर्थिक सिद्धांत था, क्योंकि उसने सैनिकों के वेतन को कम करने का निर्णय लिया था। अतः उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य को भी कम करने का निर्णय लिया। इसका तात्पर्य हुआ कि वेतन कम मिल रहा है तो वस्तुओं के दाम कम कर दो ताकि कम वेतन में उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके। और इस संदर्भ में दूसरा मत जो है डॉक्टर U.N. डे का है। वो ये कहते हैं कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। वह लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने एक सैनिक को 234 टंका प्रति वर्ष दिया था, जबकि मुगल बादशाह अकबर ने अपने सैनिक को 234 रुपये प्रति वर्ष और शाहजहां ने अपने सैनिक को 200 रुपये प्रति वर्ष दिया। इस प्रकार 14वीं सदी के प्रारंभ में अलाउद्दीन के द्वारा दिया गया वेतन कम नहीं था। और U.N. डे ये भी लिखते हैं कि अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी के विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना था। यानी वो व्यापारियों के द्वारा की गई चालबाजियों को रोकना चाहता था, उनके द्वारा की गई कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि आदि को रोकना चाहता था। और इस संदर्भ में एक अन्य मत ये है
खैरुल मजलिस के लेखक जो है शेख नासिरुद्दीन, वो ये लिखते हैं कि सुल्तान ने खाद्य सामग्री को सस्ता करने का निश्चय राज्य के आम लोगों के लाभ के लिए किया था। इस आधार पर कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने यह विचार भी प्रकट किया है कि बाजार नियंत्रण और उसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य मानवीय था। वह अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहता था, लेकिन उपयुक्त आधारों को ज़्यादा प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और न वह ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य प्रजा की भलाई था। क्योंकि दूसरी ओर जिस कठोरता से इस बाजार व्यवस्था को लागू किया गया और जनता पर इसका जैसा प्रभाव पड़ा, उससे स्पष्ट हो गया कि अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को लागू करने में किसी विशेष आर्थिक सिद्धांत अथवा प्रजा की भलाई का ध्यान नहीं रखा था। लेकिन बहुत सी बार जब शासक लोग अपनी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए कोई नीतियाँ लागू करते हैं तो अनायास ही आम जनता को भी इसमें लाभ हो जाता है, और ऐसा ही इस प्रणाली में भी हुआ। क्योंकि मूल्य कम किए गए थे, इसलिए आम जनता को भी वस्तुएं कम मूल्य पर मिली और उन्हें भी फायदा हुआ। अब हम बात करेंगे बाजार व्यवस्था को लागू किस प्रकार किया गया, यानी बाजार व्यवस्था का क्रियान्वयन क्या था। इतनी बड़ी योजना लागू की गई तो निश्चित तौर पर उसकी एक नीति बनाई गई कि कैसे उसको लागू किया जाना है, कैसे वस्तुओं के दाम स्थिर बनाए रखा जाए, कैसे कालाबाजारी को रोका जाए, कैसे व्यापारियों को इस चीज़ के लिए बाध्य किया जाए कि वो एक निश्चित दाम पर अपनी वस्तुओं को बेचें। तो इसके लिए अलाउद्दीन ने प्राय सभी वस्तुओं के मूल्यों को, जैसा कि मैंने बताया, भी निश्चित किया था। सभी प्रकार के अनाज, दालें, कपड़ा अथवा घोड़े ही नहीं वरन सब्जी, मेवा, मांस, मछली, गन्ना, सुई, धागा, कंघा आदि जैसी अनेक दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जो थी उनके मूल्य तय कर दिए गए। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार भी निश्चित किए गए। 3 बाजार मोटे तौर पर निर्धारित किए गए। पहला था अनाज की मंडी के लिए बाजार, दूसरा था कपड़े के लिए बाजार जिसे सराय अदल नाम दिया गया, तीसरा था घोड़ों, गुलामों और पशुओं के लिए अलग बाजार तथा दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए गए। इन वस्तुओं के निर्धारित मूल्यों की सूची संबंधित दुकान पर टांकनी होती थी और ये जो एक सूची होती थी उसकी एक कॉपी दीवाने रियासत नामक अधिकारी को भी भेजनी होती थी। अब हम बात करेंगे बाजार नियंत्रण से संबंधित विभागों की और उसके अधिकारियों की, यानी बाजार निर्धारण से संबंधित एक अलग विभाग था, जैसे वर्तमान में भी रसद विभाग होता है, तो उसी प्रकार एक अलग से विभाग था और इसमें संपूर्ण व्यवस्था का जो दायित्व है सुल्तान अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत नामक अधिकारी को सौंपा। इस पद पर उसने अपना एक विश्वस्त अमीर याकूब को नियुक्त किया ताकि योजना अच्छी तरह से लागू की जा सके। दिल्ली में स्थित तीनों बाजार, शहनाई मंडी यानी खाद्यान्न बाजार, सराय अदल यानी कपड़ा बाजार तथा इसके अलावा अन्य वस्तुओं के बाजार दीवाने रियासत के पूर्ण नियंत्रण में कर दिए गए। दीवाने रियासत के अधीन विभिन्न अधिकारी और कर्मचारीगण थे जो इन तीनों बाजारों में होने वाले विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय का प्रबंध, निरीक्षण और नियंत्रण करते थे। प्रत्येक बाजार में 3 उच्च अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें पहला था बाजार का निरीक्षक या अधीक्षक जिसे शहनाए मंडी कहा गया। दूसरा अधिकारी था बरीद जो बाजार में लगातार घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करते थे और बाजार में माल के क्रय विक्रय संबंधी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करके उच्च अधिकारी को भेजते थे। तीसरा अधिकारी था मुनियान अथवा गुप्तचर। ये बरीद बाजार का समस्त हाल शहनाए मंडी के पास और शहना इस सूचना को दीवाने रियासत के पास और दीवाने रियासत तमाम सूचनाओं को सुल्तान के पास भेज देता था। मुनियान की नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। यदि बरीद, मुनियान, शहनाए मंडी की सूचना में कोई अंतर होता था तो शहना को कठोर दंड दिए जाता था। ये अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होने के कारण अपना कार्य बड़ी सतर्कता से करते थे। अलाउद्दीन ने इसमें ये नीति अपनाई कि तीनों अधिकारी ऐसे नियुक्त किए जो तीनों परस्पर अलग अलग विचारधारा के थे ताकि वो एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार न फैला सके। इसका उद्देश्य यही था। इस प्रकार अपनी बाजार नीति को सुगम और सुचारू बनाने के लिए सुल्तान ने एक शक्तिशाली विभाग की स्थापना की और अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त किया। अब हम बात करेंगे बाजारों की व्यवस्था की। तो व्यापारियों की बेईमानी की जांच करने के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त थे
और गुप्तचर भी हमेशा सतर्क रहते थे। निर्धारित भावों को स्थायी बनाए रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं अधिकारियों पर था। सुल्तान ने अपराधियों को निर्ममता से कठोर दंड देने की आज्ञा दी थी। बाजार में व्यापारियों के भ्रष्टाचार, बेईमानी, तस्करी, कालाबाजारी आदि का अंत करने के लिए सुल्तान ने कठोर नियम बना दिए थे। अधिकारियों को व्यापारियों के ऊपर व्यापक अधिकार दे दिया गया था। वे लोग व्यापारियों को उनके अपराधों के लिए हर प्रकार से उत्पीड़ित करते, कोड़े मारते, दुकानों से नीचे धकेल देते अथवा कम सामान तोलने पर उनके शरीर से मांस तक भी काट लेते थे। उन्हें कारावास की सजा भी दी जाती थी। उनका माल जब्त कर लेते थे वे, और उन्हें विभिन्न प्रकार से आतंकित करते थे। इस कारण व्यापारियों ने शुरुआत में तो विरोध किया इस योजना का, लेकिन आरंभिक विरोध और असहयोग के बाद थोड़े लाभ से वे संतुष्ट हो गए और नियमानुसार कार्य करना उन्होंने शुरू किया, और सुल्तान के जीवन काल तक उन्होंने उसके निर्देशों का पालन किया। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण नीति का व्यवहारिक स्वरूप इसके द्वारा स्थापित विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग बाजारों में दिखलाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें ज़ियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़ फिरोजशाही में मिलता है। बर्नी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य विशाल सेना की आवश्यकता की पूर्ति करना बताया है। वहीं लेनपुल ने अलाउद्दीन को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री की संज्ञा दी है। अब हम बात करेंगे बाज़ारों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनाज मंडी या गल्ला बाज़ार या खाद्यान्न सामग्री का बाज़ार। यह अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित बाज़ारों में सबसे प्रमुख था। नगर के प्रत्येक मोहल्ले में एक केंद्रीय अनाज मंडी स्थापित की गई, जहां विभिन्न प्रकार के अनाज की खरीद फरोख्त होती थी। सभी प्रकार के अनाज के भाव तय कर दिए गए थे। अमीर खुसरो और बर्नी का कहना था कि निश्चित मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में सुल्तान के द्वारा खाद्यान्न की जो दरें निर्धारित की गई थी उनका उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार है। कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जैसे गेहूं, उसका मूल्य था 7.5 जीतल प्रति मण। जीतल उस समय की एक जो है मुद्रा थी, तांबे का सिक्का ही होता था। गेहूं 7.5 जीतल प्रति मण। वहीं चना 4 जीतल प्रति मण, यानी चना जो है उसका भाव गेहूं से लगभग आधा था। चावल 5 रुपये जीतल प्रति मण। चावल अभी भी आप देखेंगे गेहूं और चने से महंगा होता है। शक्कर का भाव था 1.25 जीतल प्रति सेर, यानी शक्कर बहुत महंगी थी। जहाँ पर अभी तक हम मन के हिसाब से तय कर रहे थे मूल्य, यहाँ पर 1.25 जीतल की 1 सेर शक्कर आती थी। घी 1 जीतल का 2.5 सेर आता था। सरसों का तेल 1 जीतल का 3 सेर। वहीं मोठ 3 जीतल की प्रति मण थी। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, जीतल एक तांबे का सिक्का होता था जिसका वजन फरिश्ता के अनुसार 1 तोला था। और आधुनिक मुद्रा विशेषज्ञ नेल्सन राइट ने बताया है कि ये लगभग 1 पैसे के बराबर था, यानी 1 पैसे में मनों के हिसाब से सामान उस समय आ रहा था। दिल्ली में अनाज के 2 श्रेणियों के व्यापारी थे, दुकानदार और काफिले वाले। जब अधिक लाभ की गुंजाइश नहीं रह गई तो काफिले वाले बाहरी व्यापारियों ने दिल्ली आना छोड़ दिया, किंतु सुल्तान ने उन्हें अपने व्यापार को जारी रखने का आदेश दिया। दिल्ली में अनाज लाने वालों के लिए बयाना, दोआब में अनाज खरीदने की व्यवस्था कर दी गई। दोआब तथा बयाना के किसानों को अपने खर्च के अतिरिक्त शेष अनाज व्यापारियों को बेचने की आज्ञा दी गई। इन क्षेत्रों में भूमि कर अनाज के रूप में वसूल किया गया। वहाँ के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे अधिक से अधिक अनाज दिल्ली भेजने में व्यापारियों की मदद करें तथा भूमिपतियों एवं किसानों को अपनी ज़रूरत से अधिक अनाज नहीं रखने दें। अतिवृष्टि व अकाल यानी बाढ़ और अकाल आदि से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने राजधानी में अनेक सरकारी अनाज गोदामों की स्थापना की। राजधानी दिल्ली के प्रत्येक मोहल्ले में 2 या 3 अनाज भंडार थे। इन गोदामों से व्यापारियों को अनाज बेचा जाता था और इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में लोगों को अनाज की कमी का भय नहीं रह गया था। सुल्तान के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिए जाने के फलस्वरूप सभी वस्तुओं के मूल्य में एकरूपता स्थापित हो गई। इससे जनता को काफ़ी सुविधा हुई।
इतिहासकार बर्नी लिखता है कि बाजारों में समस्त वस्तुओं के मूल्यों में एकरूपता उस युग के लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। अब बात हम करेंगे वस्त्र बाजार का नियंत्रण। वस्त्र बाजार का नियंत्रण किस प्रकार किया गया है? वस्त्र बाजार यानी सराय अदल, तो दिल्ली में अलाउद्दीन ने बदायूं दरवाजे के अंदर सराय अदल में वस्त्र बाजार की व्यवस्था की। वस्त्रों का समस्त व्यापार यहीं केंद्रित कर दिया गया। यह बाजार सुबह से लेकर रात की अंतिम नमाज तक खुला रहता था। शहर में दूसरी जगह कहीं भी कपड़ा नहीं बिकता था। कपड़े के व्यापारियों को अपना नाम दीवाने रियासत में पंजीकृत कराना पड़ता था। वस्त्र के व्यापारियों को ये लिखित आश्वासन देना पड़ता था कि वे निर्धारित मात्रा में प्रति वर्ष सराय अदल के वस्त्र बाजार में माल पहुंचा दिया करेंगे और सुल्तान द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचेंगे, क्योंकि कपड़ा तो दिल्ली में सारा बनता नहीं था, बाहर से आता था। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी ये आश्वासन देते थे कि हम हर साल जो है इतना कपड़ा दिल्ली पहुंचाया करेंगे। खाद्यान्नों के समान कपड़ों के मूल्य भी निर्धारित कर दिए गए थे, जिनकी सूची भी बर्नी ने अपनी पुस्तक में दी है, लेकिन उसमें कुछ कमी नज़र आती है। जैसे वे कई बार कपड़े के माप का उल्लेख किए बिना ही केवल कपड़े के नाम और उसकी कीमत का उल्लेख करता है, जिससे सूची के कपड़ों की वास्तविक कीमत जानने में बड़ी कठिनाई होती है। और लेकिन सूची से ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि खाद्यान्न की अपेक्षा कपड़ा महंगा था। उदाहरण के तौर पर चादर का मूल्य 10 जीतल था, जबकि गेहूं का मूल्य 7.5 जीतल प्रति मन था। यानी 7.5 रुपये में 1 मन गेहूं आ जाता था, लेकिन 10 जीतल में सिर्फ एक चादर आती थी। और रेशमी तथा अन्य उच्च कोटि के वस्त्रों के भाव भी ज़्यादा थे। सुल्तान ने कपड़े के जो मूल्य निर्धारित किए थे, उस मूल्य पर व्यापारियों को घाटे की आशंका थी, अतः स्थानीय व्यापारी कपड़े का व्यापार करने से घबराते थे। अलाउद्दीन ने कपड़े का व्यापार मुल्तानी व्यापारियों को सौंप दिया। व्यापारियों को निर्धारित मूल्य पर वस्त्र बेचने के लिए सुल्तान ने कर्ज दिए तथा राजकोष से उन्हें अग्रिम रूप में धन देने की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार सुल्तान ने लगभग 20 लाख टंक व्यापारियों के बीच वितरित किए। जल्द ही बाजारों में कपड़े की प्रचुरता हो गई और नियमित रूप से उपलब्ध होने के कारण कपड़ा स्थायी रूप से सस्ता हो गया। रेशमी और उच्च कोटि के कपड़ों को खरीदने के लिए खरीदार को दीवाने रियासत से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। उन्हें अपने आवेदन पत्र में ये भी बताना पड़ता था कि वे कितनी मात्रा में क्यों इन कपड़ों को खरीदना चाहते हैं। इस प्रतिबंध के कारण अच्छे वस्त्रों में कालाबाजारी बंद हो गई। यानी लोग ऐसा नहीं है कि महंगा महंगा कपड़ा जो है खरीद कर अपने पास जमा कर ले और बाद में उसको उच्च मूल्य पर भेजें। और अलाउद्दीन का ये कहना था कि सराय अदल में एकत्र करने वाली कीमती वस्तुएं सामान्य जनता के लिए उपयोग की नहीं है, इसलिए इन वस्तुओं को खरीदने वाले व्यक्ति को परवाना नवीस से आय का प्रमाण पत्र लेना होता था। आय का प्रमाण पत्र अभी बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को लगाना होता है, तो उस समय कपड़ा खरीदने के लिए भी आय का प्रमाण पत्र उन्हें देना होता था। सराय अदल का अधिकारी वस्तुओं को बेचने के बाद उसकी रसीद व्यक्ति को प्रदान करेगा। अलाउद्दीन के द्वारा ऐसा नियम बनाकर कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। अब हम बात करेंगे पशु और दास बाजार के ऊपर नियंत्रण की। खाद्यान्नों और कपड़ों के साथ ही साथ घोड़े, मवेशियों तथा दास व दासियों की कीमतें भी निश्चित कर दी गई थी। विभिन्न पशुओं की नस्ल आदि के आधार पर तथा दास दासियों की योग्यता एवं सौंदर्य के आधार पर बाजार में मूल्य निर्धारित कर दी गए। पशुओं और दास दासियों के भाव निम्न प्रकार थे। पशुओं में सर्वोत्तम नस्ल का घोड़ा 100 से 120 टंक तक मिलता था। मध्यम नस्ल का घोड़ा 80 से 90 टंक, साधारण नस्ल का घोड़ा 65 से 70 टंक। वहीं टट्टू 10 से 25 टंक का आता था। दुधारू गाय 3 से 4 टंक में आती थी और मांस के लिए गाय 1 से 2 टंक में आती थी। जहाँ तक दास दासी के मूल्यों का है तो दास का मूल्य 100 से 200 टंक तक होता था। टंक जो है चांदी का सिक्का होता था। रूपवान दास पुत्र 20 से 30 टंक में आता था। साधारण दास 10 से 15 टंक में, रूपवान दासी 20 से 40 टंक में और साधारण दासी 5 से 12 टंक तक आती थी। तो
अच्छी नस्ल के घोड़े जो कि बाहर से आते थे और दलाल खरीदारों से बहुत अधिक मुनाफा लेकर उन्हें बेचते थे। अतः अलाउद्दीन ने दलालों के खिलाफ कठोर कानून बनवाए। सुल्तान 1-2 महीनों में सभी प्रकार के घोड़ों की कीमतों की जांच करता था। सुल्तान के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और दलालों को कठोर सजा दी जाती थी। पशुओं के समान दास दासियों के व्यापार पर भी निषेध था। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के मूल्य भी नियंत्रित किए गए, तय कर दिए गए और उनके क्रय विक्रय की समुचित व्यवस्था की गई। अलाउद्दीन के व्यापार से संबंधित 4 सामान्य नियम लागू किए गए, जिसमें किस्म के आधार पर मूल्य का निर्धारण, धनपतियों का बहिष्कार, दलालों पर कठोर नियंत्रण और अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों की शक्ति से जांच पड़ताल। घोड़ों के व्यापार में मजबूरी को देखते हुए दलालों को स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि घोड़े मध्य एशियाई एवं अरब क्षेत्रों से में पाले जाते थे। ऐसे में घोड़ों को केवल दलालों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन के बाज़ार नियंत्रण का क्षेत्र के बारे में। तो अलाउद्दीन के बारे में इस जो आर्थिक सुधार है उसको लेकर अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। ये माना गया है कि उसका कार्यकाल इतना बड़ा नहीं था कि वे संपूर्ण साम्राज्य में कृषि व बाजार सुधार को लागू करने में सफल हो। ये सच बात भी है, क्योंकि कृषि भूमि की माप करवाना, कृषि बिचौलियों का दमन करना और नौकरशाही के माध्यम से भू राजस्व प्रशासन को संगठित करना अत्यंत कठिन काम था। इसलिए वस्तुतः अलाउद्दीन के द्वारा कृषि क्षेत्र में गंभीर सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। और जहाँ तक उसके आर्थिक सुधारों की बात है, तो उसके ये सुधार प्रशासनिक आवश्यकता से अनुप्रेरित थे। महत्वपूर्ण यह है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की सबसे बड़ी विशेषता खाद्यान्न के मूल्य की स्थिरता थी। ऐसा करके वे कम वेतन में सैनिकों व कर्मचारियों को संतुष्ट कर सकता था। इसलिए ये सुधार संपूर्ण साम्राज्य में ही विस्तृत रहा होगा। वैसे भी सफलता के लिए केवल नौकरशाही की सक्रियता व कठोर दंड नीति ही अपेक्षित थी। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का मुख्य प्रयोजन प्रशासनिक नीतियों से जुड़ा हुआ था और सामंती युग में शासकों की नीतियाँ उनकी प्रशासनिक आवश्यकता से जुड़ी होती थीं और उन्हें लागू करने से कभी कभी आम जनता को भी लाभ हो जाया करता था। तो अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उसका जो बाज़ार है जहाँ उनको ये लागू किया गया, उसके बारे में मतभेद प्राय रहता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही ये सीमित था। कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि इसका विस्तार संपूर्ण सल्तनत में था। इतिहासकार फरिश्ता का मानना है कि अलाउद्दीन की इस नीति का विस्तार समस्त साम्राज्य में था, किंतु इन दोनों मतों में पहला मत ही ज़्यादा मान्य है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये लागू था। अब इस प्रणाली का प्रभाव आम जनता